इस समय जो हम लोग देख रहे हैं, वी हैव द टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। एक जो फर्स्ट डे से 11th में आया वो तैयारी कर रहा है, दूसरा जो अभी सीबीएस। कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि हम 12th कर लेंगे तब एक साल ड्रॉप देके हम तैयारी करेंगे। तो हुआ क्या, एग्जाम कैंसिल हो गया जून में। सितंबर में एग्जाम उसने गेस कर लिया था कि सितंबर अक्टूबर में नीट और इसका एग्जाम होगा, तो उसने फिर तैयारी करना शुरू किया। तो दोनों के लिए मेरा सिर्फ यही कहना है, बहुत सिंपल सी बात, जो बच्चा शुरू से तैयारी कर रहा है उसकी ऑलमोस्ट तैयारी हो गई होगी। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट का या आप लास्ट ईयर्स के पेपर उठाइए, सॉल्व करना शुरू करिए। ज्यादा पुराने नहीं, पता चला 30 साल के पुराने करने लगे, केवल 7 ईयर्स के। क्योंकि 7 ईयर्स 5 ईयर्स के पहले सिलेबस रिवाइज हुआ है, बहुत सारी चीजें हटाई गई हैं, कुछ डाली गई हैं। तो दोनों कैटेगरी के बच्चों को मैं इतना कहना चाहूंगा, जो लोग फर्स्ट डे से तैयारी कर रहे हैं फ्रॉम क्लास 11, उनसे कहेंगे कि पहली चीज तो एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जितना सॉल्व्ड एग्जाम्पल है छोटा छोटा, जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया, पॉइंट हाउ मच एनर्जी कैन बी डेवलप फ्रॉम 5.5 ग्राम मास। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, 90% बच्चा गलत कर दिया। क्यों? उसको लगता ही नहीं था कभी एनसीईआरटी का सीधा सीधा इतना छोटा क्वेश्चन आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी नहीं की है, जनरली बच्चा क्या करता है, एनसीईआरटी नहीं करता, जो कोचिंग में जाता है एनसीईआरटी कहता बाद में कर लेंगे, वो बाद में कभी आता नहीं है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी को तो अच्छे से करना ही है। दूसरा, हमारे इंस्टीट्यूट ने एक डेली टेस्ट रखा है एलडीआईटी के नाम से। तो आप डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो है हम लोगों का, वो भी कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब उसमें कोई कॉस्ट भी नहीं है, शायद 50 रुपीज का रजिस्ट्रेशन चार्ज है ओनली। आप उसमें डेली टेस्ट दीजिए, आप देखिए 3 टेस्ट के बाद आप में इंप्रूवमेंट नजर आएगा, क्योंकि वो टेस्ट इतना रिफाइंड करके बनाया गया है कि आपको दिक्कत नहीं। कि ये उनके लिए है जो फ्रॉम फर्स्ट डे बिगिनिंग क्लास 11 से तैयारी कर रहे हैं। अब आ जाइए दूसरी कैटेगरी का बच्चा, जो अभी अभी एग्जाम कैंसिल होने के बाद तैयारी करना शुरू किया है। उसको इतना ही कहूंगा कि वो टारगेट बेस्ड स्टडी करे, बहुत ज्यादा डीप स्टडी नहीं करे, टारगेट बेस्ड स्टडी करे। कि मान लीजिए फिजिक्स में 10 यूनिट है, तो हर एक यूनिट के क्वेश्चन को 2 दिन में वो कंप्लीट करे। जो भी छोटा छोटा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, रीजन असर्शन क्वेश्चन है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नया पैटर्न जो आया है नीट का और जेई का, कभी पहले चॉइस नहीं होती थी, अब नई चॉइस आ गई है। 35 क्वेश्चन आपको कंपलसरी है, 20 में से 15 आपको सेक्शन बी में करने हैं नीट में। ऐसे ही जेई में देखिए 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, 25 करने हैं। जो क्वेश्चन आप देखिए जिसमें चॉइस है, ये हम लोगों को पता है कि किसमें चॉइस मिल सकती है। हम लोगों का नंबर भी अवेलेबल है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हमारे कोचिंग में कॉल करके कंसर्न फैकल्टी सब्जेक्ट से आप पूछ भी सकते हैं कि हम लोग जिस क्वेश्चन में बता देंगे चॉइस है, तो आप उसमें लेस फोकस करके जिसमें चॉइस नहीं है उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स में मैं बता दूं, जनरली चॉइस हो जाती है हीट और थर्मोडायनेमिक्स में, तो आप या तो हीट कर लीजिए या थर्मोडायनेमिक्स कर लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स आसान है, आप थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसलिए देखिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा अपनी सारी बातें। 3 कैटेगरी का बच्चा है। पहला जो 11 से तैयारी कर रहा है, वो तो जो एनसीईआरटी नहीं किया उसका सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल, स्पेशली ग्राफ। अगर नीट का है तो 7 ग्राफ आने हैं, वो करना है। दूसरी कैटेगरी का है जिसने एग्जाम कैंसिल होने के बाद तैयारी किया है, वो क्या करे, टारगेट बेस्ड स्टडी करे कि हमने 12th का हमें अच्छा आता था, हम एक 12th का स्टार्ट करते हैं, 2 दिन में एक चैप्टर फिजिक्स का, 2 दिन में एक चैप्टर केमिस्ट्री का, मतलब साइमल्टेनियसली हम खत्म करते हैं।
ठीक है। तीसरा, लास्ट ईयर्स के पेपर जरूर करने हैं, तो इसलिए इस तरीके से हम अभी भी तैयारी कर सकते हैं, सफिशियंट टाइम है, क्योंकि नीट का इतना एग्जाम मुश्किल नहीं होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, दैट इज ओनली नॉर्मली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। ठीक है सर। Yes, sir. Okay, sir. Thank you. So, अनिमेश सर, कमिंग टू अनिमेश सर, सर बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है, मतलब याद करने में उन लोगों का प्रॉब्लम होता है। तो मेरा भी बहुत सारे जूनियर्स ने पूछा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है। सो मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली जो आपका क्लास 11th में जो पार्ट आता है वो है नोमेनक्लेचर और जीओसी। कहने के लिए दो ही चैप्टर हैं क्लास 11th में, लेकिन जीओसी जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब आपकी पूरी ऑर्गेनिक की फाउंडेशन एक्चुअली वो एकमात्र चैप्टर पूरा तैयार कर देता है। क्लास 11th का वो जो चैप्टर है बहुत ही क्रिटिकल है और उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। आपने जीओसी जब कंप्लीट कर दोगे तो क्लास 12th आओगे तो उसके सिलेबस में पूरी एक एनसीईआरटी बुक ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वो करता है, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर हैलाइड, अल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एंड फाइनली पॉलीमर्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स, ये सब आएंगे। अगर आपने जीओसी बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है, मतलब आपने हर चीज को समझा है कॉन्सेप्ट वाइज, तो आपको ये सारे चैप्टर, मतलब क्लास 12th उसका एप्लीकेशन है एक्चुअली। 11th बेसिक फाउंडेशन होगा और क्लास 12th पूरा उस फाउंडेशन का एप्लीकेशन कराएगा। तो आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा क्लास 12th को कंप्लीट करना। और आपको बिलीव नहीं होगा कि ऑर्गेनिक आप मतलब जो फोबिया होता है स्टूडेंट में, आप जब इस तरह से पढ़ोगे, पहले जीओसी करके उसके बाद क्लास 12th के सारे चैप्टर को हैंडल करोगे, तो आप अपने से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। मतलब आपको याद करने की नीड नहीं होगी। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, सर ने जो भी पढ़ाया, ठीक है, और उसमें आपने प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपने उसको देखा, तो आपको एक रफ पूरी तरह से वो कॉन्सेप्ट जो भी सर ने बताया वो पूरा आपके माइंड में बिल्डअप हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट क्या करते हैं जनरली, वो पहले हर चीज को लिख के उसको याद करते हैं ऑर्गेनिक में। आप हमेशा याद रखना, आपको याद तो करना है लेकिन समझते हुए। समझने का क्या मतलब है कि आपको उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बार आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो वो कॉन्सेप्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपके बिल्कुल परमानेंट मेमोरी में आ जाएगी। और आप जब उस कॉन्सेप्ट को लगाना सीख जाओगे तो उससे रिलेटेड एग्जाम में किसी भी तरह से आपको अगर डेविएट करने की कोशिश भी करता है तो आप उसको इजली से आप उसको समझ सकते हैं। ऑर्गेनिक के लिए एक्चुअली आपको पूरे साल भर पढ़ने होते हैं, पूरा होल ईयर। और इस समय जो भी बच्चे नीट देने वाले हैं वो प्लीज लास्ट 10 इयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, एटलीस्ट उसको बार बार करिए। आप रटने की कोशिश कम करिए, आप उस क्वेश्चन के थीम को समझिए। और जब भी आप किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप उसके रिलेटेड थ्योरी को देखिए। तो उससे क्या होगा कि वो थ्योरी मतलब आपको तब समझ में आएगा यहां से कोरिलेट है। नहीं तो क्या होगा, आप पूरा मतलब पूरा रट के जाएंगे और एग्जाम में वो बोर्ड में आता है कि आप एक पूरी नोट्स की तरह क्वेश्चन लिखना होता है, लेकिन एंट्रेंस में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब आप उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन के फॉर्मेट में सॉल्व किए रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको सॉल्व करना। और जिस ऑर्गेनिक से ऑलमोस्ट 50% केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, मतलब आपका वो सही होगा ही होगा। और किसी भी स्टूडेंट को क्वालिफाई करने के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक मतलब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए प्लीज आप ये स्ट्रेटजी अपनाइए। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स आता है, उसको वो बहुत इजी चैप्टर है। और बहुत स्टूडेंट सोचते हैं अरे यार ये तो हो जाएगा, ये तो आसान है, ये तो बाद में कर देंगे, बाद में कर देंगे। ये बात कर
करते 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 आपको बिलीव नहीं होगा कि आपके किसी भी एंट्रेंस में, इवन आईआईटी में भी, एडवांस में भी एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स का तो श्योर क्वेश्चन होता है, और नीट में तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मतलब 3 to 4 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर ये दोनों कवर करता है। और एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइन बाय लाइन पूछता है, मतलब एनसीईआरटी ने जो लिखा है उसमें ज्यादा पढ़ना भी नहीं होता है, एनसीईआरटी ने जो लिखा है उसी को स्ट्रेट पूछता है। तो आप एग्जाम से पहले ये जो 1 महीने का टाइम है, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर चैप्टर कम से कम 2 to 3 टाइम्स आप क्या करिए कि एनसीईआरटी को रीड करिए, एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन करके उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप सॉल्व कर दीजिए। वही क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट करके आएगा, और अगर 4 to 5 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाते हैं, फ्री में आपको मिल जाते हैं, तो आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और अगर आपने मतलब बात करते रहे तो वही क्वेश्चन, वही आप देखिएगा कि एंट्रेंस तक जाते जाते वो चैप्टर आप छोड़ चुके रहेंगे, मतलब अरे भूल गया इस तरह से, और वो क्वेश्चन फ्री में आपका रह जाता है। तो प्लीज मेरी मतलब जो भी नीट इस बार दे रहे हैं वो चैप्टर जरूर रिवाइज कीजिएगा 2 to 3 टाइम्स। आपका 4 क्वेश्चन आपको मतलब आपका करेक्ट होगा ही होगा आउट ऑफ 45, तो 4 क्वेश्चन ऐसे करेक्ट हो जाएंगे, बाकी सबको आप बार बार 10th ईयर क्वेश्चन बैंक लगाइए, और हो सके तो आप हमारी कोचिंग में जो डेली टेस्ट चलता है उसको दीजिए, और आप जहां जहां इनकरेक्ट होंगे उससे रिलेटेड आप थ्योरी को देखिए, तो उससे पूरा आपका पूरा वो हो जाएगा, आपका पूरा ऑर्गेनिक सेक्शन पूरा तैयार हो जाएगा, इवन फिजिकल या इनऑर्गेनिक सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन के थ्रू उसको प्रैक्टिस कीजिए, आप नोट्स को बार बार रिवाइज तो करना ही करना है, और क्वेश्चन जो जो गलत हो तो उस नोट्स को फिर से, उस कॉन्सेप्ट को फिर से आपको रिवाइज करना है, तो उससे आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप क्वेश्चन के थ्रू रिविजन कीजिए, मतलब क्वेश्चन मेरा इनकरेक्ट हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, तो वो आप याद रखिए, तो आपका सारा क्वेश्चन फाइनली करेक्ट होने लगेगा, और ये क्वालिफाई करने का सबसे आसान तरीका होता है। ये मेरा मतलब मैसेज था। यस सर, थैंक यू सर। और सर जो जो बच्चा अभी मतलब प्रैक्टिस के लिए चाहेगा डीपीपी, तो डीपीपी जैसा मतलब आप लोग प्रोवाइड करते हैं क्या? जो बच्चा बाहर का है, लाइक नॉट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन, तो वो भी आपसे डीपीपी ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, और इसका कोई कॉस्ट नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डीपीपी का पूरा सीट इवन चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो उसके रहते हुए फिर ग्रुप ऑफ चैप्टर बना बना के, और फिर उसको प्रॉपर मतलब उसमें जैसे कि आपका 30 क्वेश्चन है, उसमें हर लेवल के क्वेश्चन होंगे, जैसा एंट्रेंस का क्वेश्चन होता है, जैसे आउट ऑफ 30 15 क्वेश्चन आसान रहेंगे, क्योंकि एंट्रेंस का यही पैटर्न है, 15 क्वेश्चन बहुत आसान दिया जाएगा। ये नहीं है कि 30 के 30 क्वेश्चन बहुत टफ होंगे, या ये भी नहीं है कि 30 के 30 क्वेश्चन सारे आसान होंगे, इजी होंगे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आउट ऑफ 30 क्वेश्चन मतलब 60% क्वेश्चन इजी दिए जाएंगे, 20% क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट दिया रहेगा, और 20% क्वेश्चन टफ होगा। तो उससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, और डीपीपी सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको कोई मतलब ये नहीं बर्डन है कि आपको इंस्टीट्यूट आना होगा और तब आपको लेना होगा, ये सब कुछ ऑनलाइन है। आप अपने उसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और इससे आप अपने असेसमेंट आप इजीली कर सकते हैं। हाँ, टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। आप अगर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 3 आवर का टाइम होता है, तो उस 3 आवर में आप इजीली जो है आप कैसे आपका मतलब 180 क्वेश्चन टैकल करेंगे, तो सबसे पहले सारे आसान क्वेश्चन करना सीखेंगे। तो आप जब डीपीपी के सारे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व कर, जैसे कि आप 90 क्वेश्चन का जो सेट होगा, ठीक है, तो उसका भी सेट है, मतलब तो आप जब एक साथ करिएगा तो 3 आवर्स को कैसे मैनेज करना है वो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं, कि हमको बायोलॉजी में कितना टाइम देना है, फिजिक्स में कितना टाइम देना है, और केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है। अगर कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने उस पर ज्यादा टाइम दिया तो बाद के आने वाले जो इजी क्वेश्चन होंगे वो आपके रह जाएंगे, और आप पे प्रेशर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम होगा कि जितने भी इजी क्वेश्चन होंगे उन सबको सॉल्व करना। आपने इजी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और फिर जो थोड़ा सा टफ बचा है तब उस पे आप अपने आप को फोकस करेंगे कि अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप इजीली मतलब आपके बहुत सारे इसको मतलब इंप्रूव कर जाएंगे। तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग मतलब आपको प्रैक्टिस करके एंट्रेंस में बैठना, ऐसा नहीं कि आपने सीधे बैठा कि और सारे क्वेश्चन सॉल्व करके चले आए। तो अगर आप इस तरीके से अपने प्रिपरेशन करेंगे
मतलब क्वेश्चन के सेट को देख देख के, मतलब 3 आवर्स सिटिंग डाल डाल के जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसलिए अपने आप को क्वालिफाई करा सकते हैं एग्जाम में। मतलब मैक्सिमम स्कोर आ सकता है। मतलब जो बच्चे 500 ला सकते हैं उसका हो सकता है 50 क्वेश्चन प्लस हो जाए, 50 मार्क्स करेक्ट हो जाए, मतलब 50 मार्क्स ज्यादा आ जाए। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को अगर इस तरह से आप बनाते हैं कि हमको प्रैक्टिस करते चलना है 3 आवर्स की सीटिंग डाल डाल के, तो इसलिए आपका मार्क्स इंप्रूव कर जाए। Yes, sir. Okay, sir. Thank you. So coming to Ranjit, sir. So, sir, last question है. So, during this COVID time, so बहुत सारे बच्चों का मतलब किसी का माता पिता का देहांत हो गया है. So मतलब इन सारे बच्चों को हेल्प करने के लिए आप लोग क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? देखिए, जैसा हम लोगों ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था, कोविड की वजह से अगर किसी के यहाँ कोई कैजुअलिटी हो गई है या किसी के यहाँ प्रॉब्लम हो गई है तो वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग। मतलब हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग का, स्टडी मटेरियल का, इवन वी विल आल्सो प्रोवाइड द स्कॉलरशिप फॉर हिम और हर। तो हम लोगों ने इस बात को ध्यान रख के बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था इस बात को लेके कि अगर कोविड की वजह से, देखिए दिस पेंडेमिक का टाइम है, बड़ा बुरा समय है। मेरे ख्याल से आप हो या हम हो या कोई थर्ड पर्सन हो, अपनी होल लाइफ में किसी ने ऐसा समय नहीं देखा होगा कि एग्जाम कैंसिल हुए। मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा, आप तीनों में से सबसे ज्यादा मेरी ही एज है, तो मैंने अपनी एज में तो नहीं देखा ऐसा, शायद किसी ने नहीं देखा होगा। तो रियली बहुत ज्यादा दुख भरी बात है कि जिनके यहाँ कोविड में किसी से कैजुअलिटी हो गई या शायद कोई खबर हो गई है। तो हमारे डायरेक्टर सर, हम लोगों ने मिलकर जो भी हेल्प हो सकता था हम लोगों ने किया भी है। और दूसरी चीज क्या है, हम लोग उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे सारे बच्चों को सारी सुविधाएं मिलनी है, पे करके इन सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम करेंगे, हम कर रहे हैं ऑलरेडी, वी आर डूइंग फॉर दैट। Yes, sir. It is a great initiative, sir. Yes. क्या बोले So, sir, that's a really great initiative, sir. हाँ हाँ, Yes. So ये मतलब हमारे कोई भी सर बच्चा ने डिसाइड किया, हम लोगों ने मिला। हाँ सर, कोई भी बच्चा अगर ऐसा हाँ, है कोई भी तो बच्चा हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। हाँ, सो लास्ट में सर आपसे एक क्वेश्चन है कि फिजिक्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर JEE एंड नीट, मतलब किस टॉपिक में ज्यादा वेटेज होता है? देखिए, फिजिक्स के लिए जैसा अभी अनिमेश सर ने कहा, जो छोड़ता है जो चैप्टर उसी से क्वेश्चन आता है। मैंने अपनी स्टार्टिंग में ही, जब आपने पूछा था कैसे जेई और नीट की तैयारी करें, तो मैंने आपसे कहा था कि जो लोगों, मैंने कहा आज की, मैंने 3 जनरेशन देखी, तीनों जनरेशन का डिफरेंस भी बताया आपको। तो मैं सिंपल सा कहूंगा कि फिजिक्स में अगर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में 35 क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं तो आपको 11th का सेकंड पार्ट और 12th का सेकंड पार्ट, 12th में भी जो आसान चैप्टर है, जैसे सर ने केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर बोले बायोमोलिकुल्स पॉलीमर्स, वैसे ही फिजिक्स में सेमीकंडक्टर है, 2-3 क्वेश्चन वहां से आने हैं, और मॉडर्न फिजिक्स से 3-4 क्वेश्चन आने हैं। लाइट का चैप्टर बहुत आसान है, उससे क्वेश्चंस आने हैं। तो ये सब चैप्टर जो है ज्यादा वेटेज भी देते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब जिस बच्चे ने पहले से पढ़ाई ना करके अभी किया है, अगर वो अपना टाइम मैकेनिक्स में खपाएगा, जनरली लोग करते क्या है, मान लीजिए ड्रॉपर बैच का बच्चा है तो उसको 6-7 महीने 8 महीने मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, बाकी के सारे चैप्टर जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो उसका कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है। तो ऐसे बच्चों से मैं कहूंगा कि आपको दोनों क्लासेस के सेकंड थर्ड लास्ट चैप्टर्स, मतलब वेव ऑसिलेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में, क्लास 12th में ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर, इतना कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। फिजिक्स आपके फेल्योर का कॉज हो ही नहीं सकता अगर आपने इतना पढ़ लिया। अभी भी टाइम है,
जैसे हम लोग को क्या, देखिए क्रैश कोर्स हम लोग करा रहे हैं, आपने क्रैश कोर्स का नाम सुना होगा। क्रैश कोर्स में हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन सा बच्चा किस चैप्टर पे अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं किया है। तो हमने बच्चों से बात किया, बच्चे बोले सर हमने बोर्ड के एग्जाम के लिए ये सब मॉडर्न फिजिक्स और इसके नोट्स ले लिए, याद कर लिए, तो अब हम उसको पढ़ा के उसके क्वेश्चन करते हैं। दूसरा मैं एक छोटी सी टिप्स दूंगा फिजिक्स के लिए। वो टिप क्या है, वो आपको ट्रिक है कि आपको छोटा छोटा चैप्टर करना है along with solved NCERT एग्जाम्पल। और जैसा अभी सर ने कहा, हम लोगों का डेली प्रैक्टिस टेस्ट तो जरूर से दीजिए। अरे बेटा इतना सारा कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, आप टेस्ट दीजिए, देखिए आप कितना इंप्रूव होगा, चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाएगा, उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है, 24/7 टीचर भी अवेलेबल है। आप एक टीचर को व्हाट्सएप करिए, टीचर आपको तुरंत रिप्लाई करता है। मतलब हम लोग क्लास तो करा ही रहे हैं, उसके बाद अगर बच्चा क्वेश्चन पूछता है, रात में 12-12 1-1 बजे तक क्वेश्चन पूछता है, बच्चा सो जाएगा लेकिन टीचर नहीं सोता है, टीचर जवाब देता है। क्योंकि इस समय पेंडेमिक में अगर हम लोगों ने साथ नहीं दिया, सबके साथ निगेटिव सिचुएशन चल रही है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बच्चा वैसे ही परेशान हो गया है, ना क्लासेस लग रही हैं ऑफलाइन, ना कहीं बाहर जा रहा है, तो हम लोग बच्चे के साथ बहुत सपोर्ट में रहते हैं। इस समय पेरेंट्स और गार्जियन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चे का मोटिवेशन, मेंटल सपोर्ट बहुत करिए। ये मत करिए कि मान लीजिए बच्चा किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे रहा है, उसमें नंबर कम आए तो उस पर चिल्लाने लगे कि पूरे साल भर क्या पढ़ाई किया है। क्योंकि बच्चा इस समय बहुत मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। लास्ट ईयर मैंने देखा था पेंडेमिक में, बहुत अच्छा बच्चा था, एग्जाम ना होने की वजह से वो मान लिया था कि एग्जाम ही नहीं होगा। तो इसलिए पेरेंट्स और गार्जियन से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, बीइंग अ टीचर ऑफ फिजिक्स, बच्चे को बिल्कुल मेंटल सपोर्ट करिए, मोरल सपोर्ट कीजिए। अरे आज 10 क्वेश्चन सही करता है, कल वो 12 करेगा, धीरे धीरे करने लगेगा। अभी एग्जाम में टाइम है, क्योंकि पेपर मुश्किल नहीं आना है। लेकिन अगर आपने उसी पे चिपका दिया, अगर आपको दिक्कत होती है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल करिए, टीचर आपको बच्चे को गाइड करेगा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो इसलिए हम आपको छोटा सा बात बोलेंगे कि फिजिक्स में सेकेंड पार्ट 12th का, उसमें भी लास्ट के 3 चैप्टर, 11th का सेकेंड पार्ट, लास्ट के 3 चैप्टर। दूसरा यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट का क्वेश्चन आना बहुत सिंपल होता है, उसको छोड़ना नहीं है। एरर का एक क्वेश्चन आना है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। भारी भारी नहीं करना है। पता चला रोटेशन नहीं समझ में आ रहा था, आप रोटेशन के पीछे लगे हैं, आएगा कैसे नहीं। अरे आने तो 2 ही क्वेश्चन है रोटेशन से, आप उसमें अगर टाइम वेस्ट कर देंगे तो छोटा छोटा चैप्टर जो क्वेश्चन 100% सही होना है वो चला जाएगा। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज बिल्कुल नहीं छोड़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा, हमारे इंस्टीट्यूट में आप हमसे फोन करिए, मैं आपको प्रैक्टिकली वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज लेके समझा दूंगा क्लास में, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सर। আকৌ এবাৰ অসমীয়া নৱপ্ৰজন্মৰ এটি বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই সুজিত কুমাৰ নাথে স্বাগতম জনালো। আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে গুৱাহাটীৰ আগশাৰীৰ তথা অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেডিকেলৰ কোচিং ইনষ্টিটিউট ললন কোচিং ক্লাছেছ আৰু ললন ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমীৰ ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰিৰ দুজন শিক্ষক। সো ৰঞ্জিত ছাৰ আৰু অনিমেশ ছাৰ, दोनों को वेलकम टू द लाइफ। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रंजीत सर से है। अभी मतलब कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन है, सो ऑफलाइन क्लासेस अभी सब में बंद है, तो इस समय में ऑनलाइन क्लासेस कितना इफेक्टिव हो सकता है? तो ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन के तरह मतलब सेम इफेक्टिवनेस आता है या फिर मतलब आप लोग कैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं? देखिए जैसे सिचुएशन लास्ट ईयर भी ऐसी ही गुजरी थी, उस समय हम लोग वी आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन गुवाहाटी जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लाइव लिया। मतलब लाइव का मतलब क्या हो गया, जिस तरीके से हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते थे वैसे ही लाइव क्लासेस हम लोगों ने लास्ट ईयर लिया था। मींस वी आर हैविंग द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लास्ट ईयर।
तो उसको देखते हुए पिछली बार भी हम लोगों ने शुरू में किया तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आई। दिक्कत इन द सेंस क्या आया, कभी किसी एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम, लेकिन अभी जो इस साल है वी आर हैविंग द सेकंड एक्सपीरियंस। तो हम लोग देख रहे हैं सिर्फ डिफरेंस इतना है कि स्टूडेंट हमारे सामने नहीं बैठा हुआ है बस, बाकी हम लोग बोर्ड में मार्कर से लिखते हैं, मार्कर से पढ़ाते हैं, सबका वीडियो ऑन सबका ऑडियो ऑन रहता है, नाम रहता है, हम लोग अटेंडेंस लेते हैं, सारी चीजें सब कुछ एज इट इज क्लासरूम से रूम की तरीके होती हैं। बच्चा भी इंटरेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होता है, सबसे अच्छा हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के बाद जो हमारे इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट ने डिसीजन किया कि एक गार्जियन का ग्रुप बना रखा है। बच्चे ने मतलब क्या किया है, उसने अटेंडेंस लिया, आज कितनी बार क्वेश्चंस का रिस्पांस दिया। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसमें टेक्निकल टीम ने बहुत वर्क कर रखा है, जिससे हर एक बच्चे को बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो अटेंशन दिया जा रहा है, जस्ट लाइक द ऑफलाइन क्लासेस। तो हम लोगों के लिए देखिए, हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द लाइव क्लासेस। बस अंतर इतना है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा हो गई, तो मतलब हमारे पास बाकी सब कुछ चीजें सेम है। मतलब हम लोग बोर्ड में लिख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बस बच्चा नहीं है। दूसरी चीज, ऑब्जर्वेशन का काम हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत अच्छे से किया है। हर एक बच्चे की अटेंडेंस होती है, अगर किसी के बच्चे का नाम लेके बुलाया गया, उसने रिस्पॉन्स किया है तो वो भी नोट डाउन हो रहा है, अगर नहीं किया वो भी नोट डाउन हो रहा है। हमारी टेक्निकल टीम उसको तुरंत कॉल करती है, उसके गार्जियन से बात करती है, तो इंटरेक्शन बहुत जबरदस्त हो रहा है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन में। हम लोग जो है प्रॉपरली ऑनलाइन मेथोलॉजी को बिल्कुल अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है। जितना भी हम लोगों का बेस्ट हो रहा है हम लोग दे रहे हैं। अभी हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड बैच में ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। वो ऑनलाइन टेस्ट आप जानकर इतना इतना मतलब हम लोग प्राउड फील करते हैं। बच्चे का सामने जूम में कैमरा लगा हुआ, हिल भी नहीं सकता है। वाइल राइटिंग द टेस्ट पेपर कैमरा लगा हुआ है, हिल नहीं सकता है। अगर उसने हिला तुरंत टेक्निकल टीम नोट डाउन कर लेती है, उसकी कॉपी चेक नहीं की जाती। तो बिल्कुल टाइम टू टाइम प्रॉपरली ये समझ लीजिए, ऑफलाइन ना होकर भी ऑनलाइन में हम ऑफलाइन की तरीके बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। That's great, sir. So, coming to Animesh sir, जो बच्चा अभी क्लास 11 में आएगा, मतलब अभी क्लास 10 का एग्जाम तो कैंसिल हुआ, तो जो बच्चा अभी 11 में अभी पहुंचा है, तो उन लोगों के लिए JEE और नीट के लिए, मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस के लिए अभी से कैसे प्रिपेयर करना होगा? देखिए, जिन बच्चों को जेई और नीट की प्रिपरेशन करनी होगी, वो सबसे पहले 9th से स्टार्ट करना होगा। 9th, 10th, 11th, 12th, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4 इयर्स होते हैं जेई और नीट को मतलब क्रैक करने के लिए। जहां तक कि 10th पास की बात है, अभी जो बच्चे 10th से जस्ट मतलब पास आउट हुए हैं और 11th में आ रहे हैं, तो वो एज अर्ली एज पॉसिबल आप सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये कभी भी निगेटिव एटमॉस्फेयर, अभी बहुत ज्यादा निगेटिविटी क्रिएट हो गई है कोविड की वजह से, कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, स्कूल कैसे होंगे, कैसे खुलेगा, ऑफलाइन पढ़ाई कैसे होगी, ये सब स्टूडेंट का सोचना काम, ये सब अभी तो है, लेकिन इस निगेटिविटी को बिल्कुल कम से कम अपने पे हावी होने दीजिए। यहाँ पे 11th क्लास वाले बच्चों को इस समय जो भी इनरोल्ड हुए हैं, उनको बिल्कुल बेसिक पहले फाउंडेशन से स्टार्ट किया जा रहा है। मतलब 10th को लेते हुए हम लोग 11th में एंट्री कर रहे हैं। ये नहीं है कि सीधे के सीधे बहुत ऊपर की चीजें स्टार्ट हो गई और फिर उसको आगे लेके चले जा रहे हैं।
अगर बेसिक मतलब पहले हम लोग बेसिक पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो जो कमजोर बच्चे हैं, थोड़े से वीक स्टूडेंट है या थोड़ा सा एवरेज टाइप के हैं, उनको डिफिकल्टी फील होगी और वो फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगेंगे। तो उसमें क्या होगा कि वो धीरे धीरे तैयारी से मतलब प्रिपरेशन से वो होने लगते हैं कि यार ये बहुत टफ है, ये ऐसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तो इस चीज को बिल्कुल यहाँ पे हम लोग कैरी वो कर रहे हैं कि मतलब जो भी 10th पास बच्चे 11th में एंट्री हुए, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेके जाते हैं और जेई तक ऊपर तक ले जाएंगे। लेकिन उसमें कभी भी बच्चे, हम लोग का मोटो है कि बच्चे कभी भी अपने आप को हतोत्साहित फील ना करें। इसके लिए उनको छोटे छोटे क्वेश्चंस डीपीपी के फॉर्मेट में डेली उनको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हम लोग प्रैक्टिकल भी करीब दो टेस्ट हुए हैं, उसमें बच्चों का बेहतरीन इंप्रूवमेंट देख रहे हैं कि अधिकतर बच्चे ने मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया स्कोर किया है उन बच्चों ने। और ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम कर रही है कि बच्चों का मनोबल बहुत ऊंचा रहे, क्योंकि एक दिन क्या होगा कि यही बच्चे 2 साल तक जब कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करेंगे, तो वो इजिली किसी भी बड़े एंट्रेंस को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इवन इनके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल एलआई के स्टूडेंट, एलआई ए इंटीग्रेटेड जो है, उन बच्चों का रिस्पांस इतना बढ़िया है कि हम बता नहीं सकते। मतलब टीचर 2 सवाल ना दे, वो 4 करके आते हैं और हमेशा अगेन इम्प्रूवमेंट इतना बढ़िया है कि मतलब इससे प्रैक्टिकल मतलब डीपीपी देने से उनका एक वो हो जा रहा है, मतलब जो एंट्रेंस का पेपर जो होगा वो इजिली एकदम आसानी से क्रैक कर देंगे। और हम लोग हर एक वीक में उनका टेस्ट लेते हैं नीट के प्रोफार्मा पे या फिर जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स वो इम्प्रूव कर रहे हैं और इससे मतलब आराम से वो क्वालिफाई कर सकते हैं इसलिए किसी भी एंट्रेंस में। तो 11th बच्चों का यही सजेशन है कि अभी आप एज अर्ली एज पॉसिबल अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। जी ओके सर, थैंक यू सर। तो कमिंग टू रंजित सर, सर नीट के लिए और जेईई के लिए दोनों में अंतर क्या है? फिजिक्स, अगर फिजिक्स मतलब पढ़ना है तो नीट और जेईई दोनों में क्या अंतर है? देखिए, मैं इसमें डिफरेंस बताने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नीट और जेई मतलब कंपटीशन के लिए कि 1 दिन 2 दिन या 5 महीने 6 महीने का काम नहीं है। हमारे पास एक बच्चा रेगुलरली 9 से पढ़ रहा है, वो इस साल 12th में जाएगा, उसका ओलंपियाड में स्टेट रैंक 1 आया है फिजिक्स और मैथ में दोनों। वी आर होपिंग कि उसका टॉप 100 के अंदर आईआईटी में पक्की रैंक आएगी। उसका नाम भी हम लोगों ने पब्लिश किया, आरोहन हजारिका। अब देखिए, वो बच्चा 9th क्लास से हम लोगों से पढ़ रहा था। हम लोगों ने 9th में मेहनत किया, 10th में मेहनत किया, 11th में किया। नाउ दिस ईयर, इस समय वो मतलब 100% मार्क्स स्कोर कर रहा है सारे सब्जेक्ट में। तो हम, जैसे आपने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीट एंड जेई, जहां तक सवाल है लास्ट के 2 ईयर्स का, मतलब एक हो गया आपके पास 2019 और 2020। इस समय एनटीए ने पूरी तरीके से टेक ओवर किया था जेई मेंस को और नीट को। तो एनटीए ने क्या एम्फसाइज किया है या फोकस किया है? टोटली फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को फोकस किया, मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा सा 5% ऊपर जेई मेंस है और एनसीईआरटी के लेवल पर जो है वो आपका नीट है। तो अगर आप 1 by 1 वर्ड एनसीईआरटी का अच्छे से पढ़ते हैं तो नीट हो जाएगा। जेई मेंस के लिए आप साइड बुक, जैसे फिजिक्स में अगर मैं देखूं तो फिजिक्स में अगर आप एससी वर्मा को फॉलो अप करिए। हम लोग तो सीधा बच्चों से कहते हैं कि अगर एससी वर्मा में 60 क्वेश्चन है किसी चैप्टर में,
तो आप नीट के लिए 25 करिए, 10 क्वेश्चन बढ़ा के 35 शुरुआत के कर लीजिए। यू कैन क्रैक द जेई एंड नीट ऑल्सो। दो बातें ध्यान रखनी है नीट और क्या कहते हैं जेई के लिए। बच्चा क्या है, नॉर्थ ईस्ट में मैं करीब 8 साल से हूं और पढ़ाते पढ़ाते मुझको 17 साल हो गए। मैंने 3 जनरेशन देख ली है। एक जनरेशन वो देखी जब जेई एडवांस का पेपर होता था, उस समय जेई एडवांस नहीं होता था, पहले स्क्रीनिंग होती थी, फिर सब्जेक्टिव पेपर होता था जिसमें पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होता था। ये वो जनरेशन थी 2004 तक के आसपास की। 2004 के आसपास के बाद में आया ट्रिपल ई मतलब जेई मेंस हो गया, फिर उसका एडवांस होता था। मैंने वो भी जनरेशन देखी। अब आ गई है जनरेशन एनटीए ने ले लिया, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर एक ही इंजीनियरिंग एक ही मेडिकल कराने लगे हैं। तो तीनों जनरेशन में अंतर क्या है? आज की जनरेशन में, सारी जनरेशन मैंने 17 साल में देख लिया, 17-18 साल में। पहले पेपर क्या होता था, आपको सेलेक्टेड चीजें पढ़नी होती थी और बहुत डीप में पढ़नी होती। अब क्या है, सारी चीजें आपको पढ़नी है और ज्यादा डीप नहीं जाना है। अगर आप नीट में जा रहे हैं, आप नीट का पेपर लास्ट ईयर का देखिए 2020 का, उसमें कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उन्होंने कोई भी चैप्टर कोई भी पार्ट छोड़ा बिल्कुल नहीं था। तो मैं नीट और जेई मेंस में आपको डिफरेंस इतना बोलूंगा, 3 फैक्टर्स हैं। मैं फिजिक्स में बच्चों से बोलता हूं 3M फैक्टर्स हैं, मतलब मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और आपके पास मोटिवेशन। मतलब 3M फैक्टर्स, मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और मोटिवेशन। अगर ये 3 चीजें लेके चलेंगे तो आपको जेई में हो या नीट में हो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, फिजिक्स को आप थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल कीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आपने पढ़ा टाइप नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन का कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाए, तो आप साथ में न्यूमेरिकल कर लीजिए। ये नहीं करिए कि सारा चैप्टर कर लेंगे तब बाद में न्यूमेरिकल करेंगे। ये अगर ये आदत डालेंगे तो आपका पीछे का चीज आप भूल जाएंगे, आगे की चीज याद आ जाएगी, आपको न्यूमेरिकल नहीं होंगे। जब न्यूमेरिकल नहीं होंगे तो आपका इंटरेस्ट जो है फिजिक्स में धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। इसीलिए जो हम लोग पढ़ाते हैं, देखिए हम लोगों को यहाँ पढ़ाया जाता है, तो थ्योरी को हम लोग टाइप 1 टाइप 2 करके न्यूमेरिकल लेके उसमें हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए अगर आपको नीट और जेई में अंतर रखना है और जल्दी क्रैक करना है तो 2 बातें याद रखनी है। पहली चीज, आपको स्कूल के सिलेबस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, देखिए जैसे अभी अनिमेश सर ने, हमारे केमिस्ट्री वाले सर ने बात किया कि एक दिन में 10th वाले पास करके 11th में गए, तो हम पहले 10th में देखते हैं क्योंकि 10th का एग्जाम कैंसिल हुआ। तो जब कैंसिल होता है तो बच्चों के नंबर थोड़ा सा अच्छे आए, स्कूल वाले भी 5-10% ज्यादा ही देंगे, तो होगा क्या, सारा बच्चा साइंस ऑप्ट करेगा। तो जब साइंस ऑप्ट करेगा तो पीछे का थोड़ा सा बेसिक छोड़ के आता है। तो आज की डेट में अगर आपको बेसिक्स नहीं है, आपको ऊपर ऊपर पढ़ा दिया गया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जनरली इंटीग्रेटेड में, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड का रिजल्ट तो आप ये मान लीजिए बहुत अच्छा रहता है। क्यों रहता है? हम लोग ही पूरे गुवाहाटी में ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें बोर्ड का टीचर अलग पढ़ाता है और कंपटीशन का टीचर अलग पढ़ाता है। मीन्स आप देख लीजिए, बोर्ड की क्लासेस 4 डेज बोर्ड की क्लास लगी और 9 आवर्स इन अ वीक, 9 आवर्स इन अ वीक ईच सब्जेक्ट कंपटीशन के लिए देते हैं। तो आपके पास 12 to 13 आवर्स हो गए एक सब्जेक्ट के लिए इन अ वीक। आप समझ रहे हैं 12 to 13 आवर्स में कोई चीज कई बार होगी। दूसरा, हमारे यहाँ हमारे इंस्टीट्यूशन में वेल सेटल्ड लैब है। तो आपने देखा होगा लास्ट के 3 इयर्स के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रैक्टिकल से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हो, चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो। केमिस्ट्री में अगर सर बताएंगे तो आप देखिए साल्ट एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं। फिजिक्स में पिछली बार 5 क्वेश्चन थे। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को लैब में ले जाकर क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिकल करा देते हैं। बच्चा कभी जीवन में नहीं भूलेगा, भले वो 12th पास करके IIT में चला जाए, लेकिन वो नहीं भूलेगा कि सर ने हमको प्रैक्टिकल करके ये न्यूमेरिकल सिखाया था।
तो इसलिए हमारे यहाँ स्कूलिंग प्लस कोचिंग का जो है, हम 2 साल बच्चे के साथ इतना लग के मेहनत करते हैं कि इंटीग्रेटेड के बच्चे में सिलेक्शन ना हो, दैट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए हमारे यहाँ जो लास्ट ईयर बच्चे थे, आरबी चैला एक लड़की थी, और क्या कहते हैं आपके पास एएचएससी का टॉपर था, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक वाले, उनकी फर्स्ट चॉइस लल्लन कोचिंग क्लासेस थी। उन्होंने लल्लन इंटीग्रेटेड एकेडमी में एडमिशन लिया और पिछली साल आईआईटी में सेलेक्ट हो गए। तो बेस्ट चॉइस हमारे यहाँ लेके आए। उन्होंने जो हम लोगों से चाहा था, हमने उनके साथ मेहनत किया, वो सेलेक्ट होके चले भी गए। तो फिजिक्स में डरने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में हम लोग प्रैक्टिकली इतना बताते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम ही दूर हो जाती है। भाई आप ये बात बताइए, हम लोगों ने भी इंजीनियरिंग किया, सर ने भी इंजीनियरिंग कर रखी है, हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग इंजीनियर्स हैं। जब पहली साल हमको इंजीनियरिंग में कार्बोरेटर पढ़ाया गया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया गया, समझ में नहीं आता था। हमारे सामने वही मशीन खोल के रख दी गई, उन्होंने एक एक पार्ट बताया कि ये पार्ट ऐसा है, आज तक हम लोग नहीं भूले। तो हम लोग प्रैक्टिकली हर सब्जेक्ट को बहुत एम्फसाइज करते हैं, इतना एम्फसाइज करते हैं, इतना एलोबरेट कर देते हैं कि बच्चे को बगैर पढ़े भी याद हो जाता है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखनी कि प्रैक्टिकली हर चीज को सीखना है। साइंस क्या है? साइंस का मतलब विशेष ज्ञान है। आपने कोई चीज पढ़ी है, उंगली है 5 उंगली, अब ये 5 उंगली में कौन सी उंगली क्या करती है, प्रैक्टिकली अगर बता देंगे तो बच्चा कभी नहीं भूलेगा। तो हम इस बात को बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए हमारे यहाँ रिजल्ट भी अच्छा होता है, बड़ा बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा बड़ा बैच नहीं होता है, बहुत छोटा बैच होता है। दूसरा हमारे यहाँ क्या है, स्कूलिंग के बाद में जो बच्चा कमजोर होता है उसको एक टीचर अलॉट कर दिया जाता है, वो उसकी प्रोग्रेस देखता है, उसको वहीं बैठा के 2 घंटे प्रैक्टिस कराता है, तब उसे घर जाने देता है। इसलिए हम लोगों को रिजल्ट में कोई डाउट ही नहीं होता है। ओके सर, थैंक यू। सो अभी हमारा इस प्रोग्राम को एंड करने का समय आ गया है। तो रंजित सर और अनिमेश सर दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों का बिजी शेड्यूल से थोड़ा कुछ समय निकल के बच्चों को दिया, हमारे ऑडियंस को दिया, तो इसलिए आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो वी आर एंडिंग दिस नाउ। थैंक यू। ओके, थैंक यू।